हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से संगम एज के विषय में बात करूंगी। यदि हम बात करते हैं संगम एज के विषय में तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि तमिल कवियों, साहित्यकारों एवं विद्वानों की परिषद को हम संगम के नाम से जानते हैं और इसे हम आज के आधुनिक युग में अकादमी अथवा विद्वत परिषद का नाम दे सकते हैं। इसका गठन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था और इस समय जो है हम देखते हैं कि लगातार कवियों के द्वारा रचना की जा रही थी, उसे प्रकाशित किया जा रहा था तथा जो पांडुलिपि थे उसे परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा था। परिषद के संस्तुति के पश्चात उसे प्रकाशित भी किया गया था और इस प्रकार हमारे समक्ष जो है 3 परिषदों के विषय में या संगमों का आयोजन हुआ था उसके संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे यदि हम सरल भाषा में बात करें संगम एज के विषय में तो ये कहा जा सकता है कि ये पूरा का पूरा जो इतिहास रहा था वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का रहा था, जिससे हमें दक्षिण भारत के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें प्रमुखतः जो 3 राजवंश रहे थे चेर, चोल और पांड्य, इनके विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है तथा इसी से रिलेटेड जो इतिहास है उसे हम संगम एज के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि संगम एज को हम संगम एज के नाम से क्यों जानते हैं, इस युग की क्या विशेषता रही थी तथा इस युग में कौन से प्रमुख कार्य हुए थे, कौन कौन से राजवंशों का संरक्षण इस संगम काल में जो कवि रहे थे और जो सम्मेलन हुई थी उनमें संरक्षण उनको प्रदान किया गया था, उसके विषय में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी। यदि हम बात करें संगम एज के विषय में तो जैसा कि मैंने अभी कहा, ये इतिहास जो है वो काफी लंबा है तथा इसका इतिहास जो रहा है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक का रहा है तथा ये दक्षिण भारत के इतिहास से संदर्भ इसका रहा है और साथ ही साथ जो 3 प्रमुख राजवंश रहे थे साउथ के चेर, चोल तथा पांड्य, उसके विषय में हमें जानकारी इस युग में प्राप्त होती है। कहा यह जा सकता है कि जो ये संगम एज है ये साहित्य, कला और संस्कृति का उन्नत काल रहा था और सामाजिक स्थिति के विषय में भी यदि हम बात करें इस एज के रिलेटेड तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक और धार्मिक स्थिति में भी हमें काफी परिवर्तन देखने को मिलता है जो कि काफी उन्नत रहा था। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी यदि हम बात करें तो इस काल में देखा जाता है कि काफी परिवर्तन हमें यहाँ पे परिलक्षित होता है, स्पेशली चोल शासकों के अधीन, जिसमें कि जो है ग्राम प्रशासन और ऑटोनोमस जो प्रशासन रहा था उस पे काफी अधिक ध्यान दिया गया था। अब आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यदि बात की जाए तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि संगम काल के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तब हम यह देखते हैं कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक के दक्षिण भारत के इतिहास को संगम काल के रूप में वर्णित किया गया है। संगम काल के रूप में इसे पुकारे जाने की पृष्ठभूमि में संगम साहित्य विद्यमान रहा है। तमिल देश के संदर्भ में हमें अशोक के शिलालेख, खारवेल के शिलालेख से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। संगम साहित्य के 9 ग्रंथों में चेर, चोल तथा पांड्य राजाओं के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। एहू तो गई संगम काल का एक महत्वपूर्ण या महान ग्रंथ रहा है। अगर हम तमिल दंत कथा को देखें तो संगम काल कवियों के संगम का प्रतीक रहा है, जिसे मुचंगम भी कहा गया है। अगर हम संगम शब्द के शाब्दिक अर्थ को देखते हैं तो संगम का अर्थ होता है परिषद अथवा गोष्ठी, जहां तमिल कवि एवं विद्वान एकत्रित होकर अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया करते थे। प्राचीन भारत में संगम काल के समय दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों के द्वारा शासन व्यवस्था कायम किया गया था, जिनमें से चेर, चोल राजवंश तथा पांड्य राजवंश प्रमुख रहे थे। इन 3 राजवंशों का संगम स्थल तिरुकामयुपुलियर रहा था।
यहाँ पे यदि हम इसके विषय में और अधिक बात करें तो हम देखते हैं कि वास्तव में संगम काल का तात्पर्य दक्षिण भारत के कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था, जिसे तमिल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास भी इसी से रिलेटेड रहा है। संगम काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 3 संगम हैं जो इस प्रकार से हैं। संगम का, जैसा कि मैंने अभी कहा, संगम का अर्थ है संगोष्ठी जो समय में होती थी उससे रिलेटेड रहा था ये। प्रथम संगम के विषय में यदि हम बात करें तो पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरई में प्रथम संगम का आयोजन किया गया था तथा इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो अगस्त्य ऋषि थे। दक्षिण क्षेत्र में वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता के प्रचार एवं प्रसार में अगस्त्य ऋषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इतिहासकारों का विश्वास है कि प्रथम संगम में सम्मिलित होने वाले सदस्यों की संख्या 549 रही थी तथा हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि संगम में 4499 लेखकों के द्वारा अपनी रचनाएं प्रस्तुत की गई थीं तथा साथ ही साथ अपने इन रचनाओं के प्रकाशन की स्वीकृति भी इन्हें प्राप्त हुई थी। प्रथम संगम के आयोजन और संरक्षण में 79 पांड्य राजाओं की भूमिका रही थी। यह 4400 वर्षों तक चलता रहा था। प्रथम संगम में कई ग्रंथों का संकलन किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। प्रथम संगम में मुख्य रूप से अक्टियम, परिपदाल, मुदुनारे, मुदुकुरकु, कलरी, आवीरे जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का संकलन किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि इतिहासकारों का यह मत है कि मदुरई के समुद्र में समा जाने के कारण प्रथम संगम का अंत हो गया था। तो यहाँ पे जब हम चर्चा करते हैं 4499 लेखकों के विषय में साथ ही साथ यहाँ पे इसे संरक्षण 79 पांड्य राजाओं का मिलना और इसका 4400 वर्षों तक चलना, ये बताता है कि साहित्य के दृष्टिकोण से ये प्रथम संगम जो था वह कितना अधिक महत्वपूर्ण रहा था। और इससे रिलेटेड जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम संगम जो है वो कहाँ पे हुआ था और साथ ही साथ इसको संरक्षण प्रदान करने वाले जो शासक रहे थे वो कौन रहे थे। तो यहाँ पे इसकी बात की जाए तो जिसके संरक्षक रहे थे शासक वो पांड्य शासक रहे थे। और प्रथम संगम कहाँ पे हुआ था, तो इसका आयोजन जो था वह मदुरई में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अगस्त्य ऋषि रहे थे। अब यहाँ पे यदि हम चर्चा करें द्वितीय संगम के विषय में तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द्वितीय संगम का जो आयोजन स्थल रहा था वह कपाटपुरम था तथा द्वितीय संगम के आयोजन के अध्यक्ष तोल्काप्पियर रहे थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि संगम की भी जो अध्यक्षता रही थी वह अगस्त्य ऋषि के द्वारा की गई थी। 3700 रचनाकारों के द्वारा अपनी रचनाएं इस संगम में प्रस्तुत की गई थी तथा उन्हें प्रकाशित करने की आज्ञा भी प्राप्त की गई थी। अब यहाँ पे यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के विषय में यदि हम बात करें एग्जाम्स में तो हम देखते हैं कि कंपटीशन में से रिलेटेड एग्जाम्स में होते हैं क्वेश्चन कि जो द्वितीय संगम हुआ था संगम काल में उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो इसका आंसर यहाँ पे कपाटपुरम होगा। और इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, तो ये तोल्काप्पियर जो हैं वो इसके अध्यक्ष रहे थे। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन जो रहा था वो साहित्य के क्षेत्र में भी रहा था। और इस समय में कितने रचनाकारों के द्वारा अपनी रचनाएं प्रस्तुत की गई थी, तो ये 3700 रहा था। और इस संगम को भी संरक्षण किसके द्वारा प्राप्त हुआ था, तो पांड्य शासकों के द्वारा ही इसे भी संरक्षण प्रदान किया गया था। द्वितीय संगम को 59 पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त रहा था। अगर हम उपलब्ध ग्रंथों की बात करें तो हम यह देखते हैं कि इस संगम में संकलित किए गए ग्रंथों में से सिर्फ तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम है जिसकी रचना तोल्काप्पियर के द्वारा की गई थी, जो अगस्त्य ऋषि का शिष्य भी था। जानकारों का मत है कि यह संगम 3700 वर्षों तक चला था। इतिहासकारों का यह भी मत है कि द्वितीय संगम का केंद्र कपाटपुरम भी समुद्र में समाया था।
यहाँ पे जो है यदि हम बात करें एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ जो महत्वपूर्ण तथ्य जिसे याद रखना है, जो फैक्ट्स हैं, सबसे पहला तो ये कि द्वितीय संगम को कितने पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त था, तो इसका आंसर यहाँ पे 59 होगा। सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य इस संगम का रहा था वह था तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम का, और ये किसके द्वारा ये जो है कार्य ये किया गया था या लिखा गया था, तो इसका आंसर यहाँ पे तोल्काप्पियर होगा, और इससे रिलेटेड हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन होता है। तोल्काप्पियर किसका शिष्य था, इससे रिलेटेड भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे अगस्त्य ऋषि होगा। ये संगम कितने वर्षों तक चला था, ये 3700 वर्षों तक चला था, तथा इसका केंद्र कपाटपुरम था। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि यहाँ पे जो मुझे समझ में आता है, ये 3700 वर्षों तक चलना किसी भी सम्मेलन का, ये हम कह सकते हैं कि वो सरप्राइजिंग ही है या अविश्वसनीय ही प्रतीत होता है। हालांकि हिस्टोरिकल एविडेंसेस पे ऐसा कहा जाता है, पर इसको अभी तक सिद्ध करना हम कह सकते हैं कि बाकी ही है, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि माना यह जाता है कि जो ये केंद्र रहा था वो समुद्र में समा गया है। तृतीय संगम के विषय में यदि बात की जाए, तो तृतीय संगम का जो आयोजन रहा था वह उत्तरी मदुरई में हुआ था, तथा तृतीय संगम के जो अध्यक्ष थे वह नकी कर रहे थे। इस संगम में कई कविताएं प्रस्तुत की गई थी, जिनमें से वर्तमान में अभी भी 49 कविताएं उपलब्ध हैं। 449 कवियों के द्वारा तृतीय जो संगम हुआ था उसमें अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया गया था, तथा इन्हें प्रकाशन की अनुमति भी प्रदान की गई थी। यह संगम 1850 वर्षों तक चला था, तथा इसे 49 पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त रहा था। अब यहाँ पे यदि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो याद रखने हैं आपको एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, तो सबसे पहला तो ये कि तृतीय संगम को कितने पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त था, तो ये 49 होगा। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, तो इसका आयोजन जो था वह उत्तरी मदुरई में हुआ था। तृतीय संगम के जो अध्यक्ष थे उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका नाम नकीकर है, और इसके रिलेटेड कितनी कविताएं जो अभी हमारे समक्ष उपलब्ध हैं या मिलती हैं, तो वे 49 होगा। कितने वर्षों तक चला था ये थर्ड संगम, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, तो ये 1850 वर्षों तक चला था। और अधिक यदि हम बात करें तृतीय संगम के विषय में, तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो तृतीय संगम है उसे 49 पांड्य शासकों का संरक्षण जो है वो प्राप्त रहा था। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि तीनों संगम कुल मिलाकर 9950 वर्षों तक चला था, जो कि बहुत काफी लंबा अवधि हम कह सकते हैं कि ये दिखाई देता है। तथा इन तीनों संगम में 8598 कवियों के द्वारा अपनी रचनाएं प्रस्तुत की गई थी, तथा 197 पांड्य राजाओं के द्वारा इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया था। अब इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चंस के विषय में यदि हम बात करें, तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य कि 9950 वर्षों तक ये तीनों संगम चला था। कितने कवियों ने तीनों संगम में मिला करके अपनी रचनाएं प्रस्तुत की थी, तो 8598 कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की थी। और तीनों जो संगम रहे थे उसे कितने पांड्य शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था, तो ये 197 पांड्य शासक के द्वारा इसे संरक्षण प्राप्त हुआ था। यहाँ पे यदि हम चोल राज्य के विषय में बात करें, तो हम यहाँ पे जो जानकारी हमें उपलब्ध होती है वह यह है कि चोल साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति के विषय में यदि चर्चा की जाए, तो चोल साम्राज्य उत्तरी तमिलनाडु से दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक विस्तारित रही थी। यदि इसके राजधानी के विषय में चर्चा की जाए, तो इसकी राजधानी जो थी वो उरैयूर रही थी। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि चोल राज्य 2 भागों में विभाजित रहा था। उत्तरी चोल की जो राजधानी रही थी वह अर्काट थी, तथा दक्षिणी चोल की राजधानी उरैयूर रही थी। बाद में चोल साम्राज्य की राजधानी पूहर हो गई थी, जिसे हम तंजौर के नाम से जानते हैं। संगम काल के राजाओं में जो सर्वाधिक शक्तिशाली रहे थे वो चोल राज्य के शासक ही रहे थे। इसका सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण जो शासक रहा था वह कारिकाल रहा था। अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं कि लगातार जो है वो एग्जाम्स में क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्लाइड के विषय में यदि बात की जाए एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में, क्योंकि सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पे ये होता है कि इसका जो विस्तार रहा था चोल राज्य का वो कहाँ से कहाँ तक रहा था,
तो इसका आंसर होगा उत्तरी तमिलनाडु से दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक। इसके राजधानी से रिलेटेड भी हमेशा क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि जो राजधानी कहाँ रही थी अवस्थित चोल शासकों की, तो ये उरैयूर रही है। 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी चोल की जो राजधानी है वो अर्काट है, और तथा जो दक्षिणी चोल के जो पार्ट रहा था उसकी राजधानी उरैयूर रही थी। इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि लगातार क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बाद में जो है चोल साम्राज्य के जो शासक रहे थे उसकी राजधानी कहाँ पे अवस्थित हो गई थी, तो ये पूहर रही थी, जिसे हम तंजौर के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आपको याद रखना चाहिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं एग्जाम की तैयारी करने वाले, क्योंकि इससे हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो है संगम काल से एक तो पूछे जाते हैं बहुत अधिक, और ये स्पेशली जो है ये चोल राज्य के विषय में जितनी भी मैंने अभी चर्चा की है इससे रिलेटेड भी एग्जाम्स में हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो होते हैं। और यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है चोल राज्य का जो प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक रहा था उसका नाम क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पे कारिकाल होगा। जब हम चोल राज्य के विषय में और अधिक बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें यह जानकारी मिलती है कि करिकाल का बचपन काफी कठिनाइयों से गुजरा था, तथा शत्रुओं के द्वारा उसका पैतृक राज्य जो है वह भी छीन लिया गया था। लेकिन करिकाल ने अपने शत्रुओं को पराजित कर पुनः अपने राज्य पर अधिकार कर लिया था। इतिहासकारों का यह भी मत है कि तंजौर के समीप उसने चेर और पांड्य राजाओं के साथ ही साथ उसके सहयोगी 11 सामंत राजाओं के संग को भी पराजित किया था। करिकाल ने वाहेप परंद लई के युद्ध में 9 राजाओं को भी पराजित किया था। करिकाल के संदर्भ में इतिहासकारों का मानना है कि वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था तथा उसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया था। यहाँ पे यदि हम और अधिक बात करें करिकाल के विषय में तो हम यह देखते हैं कि करिकाल के द्वारा कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया गया था तथा जल का प्रयोग सिंचाई के उद्देश्यों से इसका जो है बांध का बनवाया गया था। इसे चोल राजाओं के यदि हम बात करें उसके राज्य के चिन्ह के प्रतीक के विषय में तो ये बाघ था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि चोलों की सर्वप्रथम राजधानी जो थी वह उत्तरी मनलूर रहा था तथा बाद में जो है ये उरैयूर और तंजावुर हो गया था। यहाँ पे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, स्पेशली यहाँ पे ये जो है सहयोगी 11 सामंत राजाओं के विषय में कि इसके संघ को जो है करिकाल ने पराजित किया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो होते हैं एग्जाम में। और कितने राजाओं को जो है इसने इस युद्ध में पराजित किया था, तो ये 9 राजा जो है उन्हें पराजित करिकाल के द्वारा किया गया था। राजकीय चिन्ह कौन सा था चोल राजाओं का, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं। तो जो राजकीय चिन्ह था वह बाघ था। और इनके राजधानी के विषय में भी हम देखते हैं कि प्रश्न होते हैं एग्जाम में चोल राजाओं का। तो फर्स्ट जो है इसका जो राजधानी सर्वप्रथम हमें प्राप्त होता है जो जानकारी, उसके अनुसार उत्तरी मनलूर था जो कि बाद में उरैयूर और तंजवुर में जो है वो चेंज हुआ था। चोल राज्य के विषय में यदि और हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इतिहासकारों का यह मत है कि करिकाल के द्वारा पुहार पतन का निर्माण करवाया गया था। करिकाल के विषय में हमें और जो जानकारी प्राप्त होती है वह यह है कि संगीत में भी उसकी बहुत अधिक रुचि रही थी। हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ उसे बताया गया है। करिकाल के उत्तराधिकारी निर्बल रहे थे जिस कारण चोल राज्य की शक्ति काफी कम हो गई थी। अनुमान यह लगाया जाता है कि चोल शासकों के द्वारा 3री-4थी शताब्दी तक शासन किया गया था तथा साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी इतिहासकारों के द्वारा प्राप्त होती है कि चोल राज्य के विषय में किसका जो पुनरुत्थान था 9वीं शताब्दी में विजयालय के नेतृत्व में हुआ था। इतिहासकारों का यह भी मत है कि चोल वंश के राजा के द्वारा श्रीलंका पर भी आक्रमण किया गया था तथा 50 वर्षों तक श्रीलंका को चोल राज्य के अधीन रहना पड़ा था। अब यहाँ पे जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स जो एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं तो आपको जो याद रखना है सबसे पहले तो ये कि जो करिकाल है उसके द्वारा कौन से पतन का निर्माण करवाया गया था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। या फिर ये भी पूछा जाता है कि चोल राज्य के अधीन कौन सा पतन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रहा था, तो इसका आंसर जो होगा वो पुहार पतन होगा। साथ ही साथ इनका शासन जो है वो कब तक माना जाता है, तो ये 3री-4थी शताब्दी तक माना जाता है।
इससे रिलेटेड भी हम देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं कि चोल राज्य का जो पुनरुत्थान है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो होगा वो विजयालय होगा। और कहाँ पे आक्रमण किया गया था चोल शासकों के द्वारा, तो इसका आंसर श्रीलंका होगा। तथा इस पे जो अधिकार था वह 50 वर्षों तक चोल शासकों का रहा था। करिकाल के द्वारा पुहार में 12,000 श्रीलंकाई दासों की सहायता से तटबंध भी बनवाया गया था। करिकाल के पास एक समुद्री सेना होने का भी हमें उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि चोल साम्राज्य का अंत उत्तर से पल्लव के किए गए आक्रमण के कारण हुआ था। चोल साम्राज्य की जो व्यावसायिक राजधानी थी उरैयूर, वहां कपास के व्यापार के लिए भी यह प्रसिद्ध रहा था। तथा चोल राज्य का आय का प्रमुख स्रोत सूती कपड़ों का व्यापार रहा था। चोलों के शासनकाल का मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा था और साथ ही साथ इसे कालांतर में चोल मंडलम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जाम में हमेशा जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि जो है वो चोल मंडलम क्या है। इतिहासकारों का यह मत है कि कारिकाल के द्वारा कावेरी नदी पर बनाए गए बांध की लंबाई 160 किलोमीटर रही थी। कडियालुर, उरुत, तिरंगन, ननार, पट्टिनप अलई कारिकाल के जीवन और साम्राज्य का वर्णन प्रस्तुत करती है। साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी मिलती है कि कारिकाल के द्वारा चेर, पांडे और अन्य गठबंधनों को जिस युद्ध में पराजित किया गया था उसे संगम कवियों में वेनी के युद्ध के रूप में वर्णित किया गया है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से चेर तथा पांड्य राज्य के विषय में चर्चा करूंगी तथा साथ ही साथ संगम एज के समय आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति कैसी रही थी इसके विषय में भी आप लोगों से चर्चा करूंगी। उम्मीद करती हूं कि आपने आज के इस वीडियो को पसंद किया होगा। यदि आपने आज के इस वीडियो को पसंद किया है संगम एज से रिलेटेड तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।